ये क्या था महाराज? ठाकर ने उस नौवारस से पूछा तो वो बोला, ये बहरहाल इंसान नहीं थे, तेरे पंडित भगवान दास, ये उसके जादू का करिश्मा था। भगवान दास? वो मेरे बच्चे के पीछे भी पड़ गया है। ठाकरानी ने बेटे को छाती से लगाते हुए पूछा तो वो शख्स बोला, जिस तरह इस बच्चे ने इस दुनिया में आते ही तुम्हें माँ के और ठाकुर को बाप के मुकाम पर फाइज कर दिया, इसी तरह शैतानी कुव्वतों ने भी आंख खोल ली है। वो इस बच्चे को खत्म करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ये बच्चा परवान चढ़े। क्यों महाराज, क्यों? ठाकर चिल्लाते हुए पूछा तो वो तहम्मुल से बोला, इसलिए कि ये कश्मकश इस दुनिया में पूरी तरह मौजूद है। ये बच्चा ऐसी सलाहियतें रखता है कि शैतानी कुव्वतें इसके मुकाबले में हमेशा डटी रहेंगी और ये बच्चा उनका मुकाबला करता रहेगा। ऐसा क्यों है? ठाकर ने जिद्दी लहजे में पूछा तो वो बोला, तेरा तकब्बुर किसी इंसान को शोभा नहीं देता कि वो तकब्बुर करे। ये उसी का हक है जिसने सबको पैदा किया। इंसान की सिर्फ आजिज़ी है। उसकी बंदगी तभी है जब तक वो आजिज है। बंदगी आजिज़ी ही से ही होती है। गोश्त के एक लोथड़े के लिए क्यों इतना तड़प रहे हो? क्यों खुद पर काबू नहीं रख सकते? कहाँ गया तेरा तकब्बुर? हमारा इम्तिहान मत लो महाराज, उसने बेबसी से कहा तो वो बोला, मैं नहीं, कोई और ही ये चाहता है। कहा था ना कि तेरा धर्म बेजान मूर्तियों को पूजने वाला ये जिंदगी नहीं दे सकता। इसमें तो मौत पड़ी है। मैंने तुम्हें जिंदगी की नवीद दी थी। मौत कौन दे रहा है? अब बोलो, मौत के अंधियारों में गुम हो जाना चाहते हो या जिंदगी? मैं अपने बालक की जिंदगी चाहता हूँ। ठाकर ने यूं कहा जैसे वो अपना सब कुछ भूल चुका हो कि उसकी अपनी हैसियत क्या है। ये तो तय है ठाकर, जब तक ये बच्चा तेरे पास रहेगा तब तक तेरे धर्म की शैतानी कुव्वतें इसे खत्म करने के दर पे रहेंगी। अभी देख लो। उस शख्स ने कहा, मैं क्या करूं महाराज, मुझे बताओ। ठाकर आजिज़ी से बोला, तू इस शख्स ने ठाकुर से पूछा, तुम चाहते क्या हो? अपना बच्चा या अपनी अना? दोनों। ठाकर ने कहा, मिल नहीं सकते, एक का फैसला करना होगा। अपना बच्चा, ठाकुर ने एकदम से कहा तो उस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, ठाकुर अपनी आंखें बंद करो और एक मंजर देखो। ठाकुर ने आंखें बंद कर ली, फिर चौंक कर उस शख्स की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। तब उसी शख्स ने कहा, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है ये मंजर इस दुनिया में होगा तो फिर बच्चे को यही छोड़ दो और पलट जाओ। अब ये तुम पर है कि मौत के बाद जिंदगी पाते हो या जिंदगी में मौत का इंतखाब करते हो। मैं अपने आप पर यकीन करता हूँ। ये कहकर उसने अपनी बीवी की तरफ देखा और बोला, ज्योतिका, बच्चे को यही छोड़ दो अगर इसकी जिंदगी चाहती हो तो। ज्योतिका ने एक निगाह अपने बेटे के चेहरे पर डाली। 3 दिन का बच्चा और माँ की ममता में कश्मकश अरूज पर थी। आंसू गालों से लुढ़क कर बह रहे थे। वो भी समझ चुकी थी कि मामला क्या है। उसने अपना आंचल सीधा किया और जमीन पर बिछा दिया। उस पर 3 दिन का बेटा रख दिया। सुनो, ये बदन की मिट्टी भी बड़ी अजीब होती है। बदन हलाल का हो तो इसमें ख्याल भी हलाल ही आते हैं, और हलाल बदन जब मिट्टी होता है तो ये मिट्टी ऐसे बीज उगाती है जिसमें से अमन और आश्ती उगती है। वो इसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। हराम मिट्टी से बना बदन कभी अच्छा नहीं सोच सकता। इसकी मिट्टी हमेशा फसाद के कांटे उगाएगी। अब तुम सोच लो। मैं पलट रहा हूँ महाराज, ये बच्चा आपने दिया और उसे आप ही को सौंपा। ये कहकर ठाकुर दयाल राय ने अपने घोड़े की लगामें मोड़ी तो सामने खड़े शख्स ने कहा, दयाल राय, तू हिंदू है और ये बच्चा अभी किसी मजहब पर नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अभी ये फितरत सलीमा पर है। हम इसे जो चाहे बना दे। बोलो क्या चाहते हो? तुम गवाह रहना, मैं अपने धर्म पर नहीं रहा।
میرے دھرم کے لوگ اسی بچے کی وجہ سے یدھ پر تل گئے ہیں. میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ اسے جو چاہے بنا دے. میں نہیں جانتا کہ آپ کا دھرم کیا ہے، جو آپ کا دھرم ہے وہی بنا دے. یہ کہتے ہوئے وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر جیسے چونکتے ہوئے بولا، بلکہ اپنے جیسا بنا دے. جاؤ، پھر تم سرخرو ہوئے. اس شخص نے کہا تو جیوتکا اپنے بچے کو دیکھتے ہوئے بگی میں جا بیٹھی. اگلے چند لمحوں میں وہ رام گڑھ کی طرف چل دیے. ٹھاکر کے چہرے پر ذرا سا بھی ملال نہیں تھا، جبکہ جیوتکا خون کے آنسو رو رہی تھی. رام گڑھ پہنچتے ہی ٹھاکر نے دیکھا ایک لشکر رام گڑھ کے سامنے تھا. اس کے اپنے لوگ بھی لڑنے مرنے کو تیار تھے. اسے دیکھتے ہی سب میں جان پڑ گئی. حملہ آوروں کے نعروں میں پاگل پن گونج رہا تھا. وہ کسی بھی لمحے ان پر حملہ کر سکتے تھے. سارے کا سارا رام گڑھ لڑنے کے لیے تیار تھا، اور پھر یہ پاگل پن کی یدھ کی صورت اختیار کر گیا. پنڈت بھگوان داس، اس کے ساتھ علاقے کے وہ لوگ بھی تھے جو ہمیشہ ہی سے ٹھاکر کے دشمن رہے تھے. ابھی 3 دن پہلے ہی اس کی حویلی سے کھا پی کر گئے تھے. ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے در سے کھاتے بھی رہتے ہیں اور انہی کے دشمن بھی بن جاتے ہیں. یہی لوگ منافق ہوتے ہیں. دونوں طرف سے لوگ ایک دوسرے کو مار رہے تھے. منافقت اپنا رنگ دکھا رہی تھی، شیطانیت ہنس رہی تھی. نیا پیراگراف. 3 دن کا نومولود بچہ اس شخص کے ہاتھوں پر تھا. اس کے سامنے جھگیاں تھیں، کسی میں روشنی تھی اور کوئی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی. کسی میں سے ڈھولک بجنے کی آواز آ رہی تھی، کوئی گا رہا تھا. دوسری جھگیوں کی طرح ایک جھگی کے باہر ریچھ بندھا ہوا تھا، جس کے پاس ایک بندر اور بندریا بھی تھے. اس سے ذرا پرے ایک سفید کتا لیٹا ہوا تھا. جھگی کے اندر ایک ادھیڑ عمر مرد اور ایسی ہی عمر کی خاتون بیٹھی ہوئی تھی. چراغ کی دھیمی روشنی میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ ان کے چہروں پر زندگی کی تھکن موجود تھی. وہ جھگیاں ان لوگوں کی تھی جو اپنی ذات کے قلندر تھے. ان کا پیشہ یہی تھا کہ گلیوں، بستیوں اور شہروں میں ریچھ، بندر اور کتوں کو نچا کر ان کا تماشا دکھا کر روزی روٹی کماتے تھے. اور روزی روٹی کماتے ہوئے بستی بستی، شہر شہر گھومتے رہے. یہی ان کی زندگی تھی. وہ مرد اور خاتون بھی قلندر ذات تھے. ان کی اولاد نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ زندگی کو جھیل رہے تھے. وہ شخص اس بچے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے جھگی میں داخل ہوا تو ان دونوں نے اسے چونک کر دیکھا اور ان کی آنکھوں میں حیرت پھیلتی گئی. وہ بچے کو دیکھ رہے تھے. تبھی اس شخص نے کہا، یہ لے لالا، میں نے تجھے تیرا بیٹا دیا ہے. کس کا بچہ اٹھا لایا ہے تو؟ اس نے غور سے بچے کو دیکھتے ہوئے کہا. تجھے اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے. پارسا کہ تو اس بچے کو قبول کرتی ہے؟ ہاں، اب تو میں اس قابل نہیں رہی. یہی صحیح، میرا بیٹا تو ہوگا. پارسا بولی، چل دے دے اسے، میں اسی کی خوشی میں خوش ہوں. لالو یوں بولا جیسے وہ بھی اندر سے خوشی سے خوش ہو. تبھی پارسا نے جذباتی لہجے میں کہا، جھوٹ کہہ رہا ہے تو، میں سمجھتی ہوں. لا دے میرا بچہ. اس شخص نے وہ بچہ پارسا کی گود میں دے دیا. میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہی تھا کہ ممتا کے سوتے پھوٹ پڑے. وہ حیران رہ گئی. اس نے لالو کی طرف دیکھا اور لرزتے ہوئے پوچھا، لالو، یہ میرا ہی بیٹا ہے، چاہے اس نے کسی دوسری عورت کی کوکھ سے جنم لیا ہے. یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ لالو نے حیرت سے کہا. تو وہ شخص تیزی سے بولا، یہ بعد میں بتاتی رہنا، پہلے اس کا نام سن لو. یہ خوشی محمد ہے. اس کے ختنے ہو چکے ہیں. سورج نکلنے سے پہلے ہی یہاں سے نکل جانا. اب میں چلتا ہوں. یہ کہہ کر وہ شخص جھگی سے نکلتا چلا گیا. لالو نے جب بچے کو دیکھا تو وہ پارسا کی سینے سے زندگی پا رہا تھا تو ساری بات سمجھ گیا. وہ ساری رات ان کی آنکھوں میں کٹ گئی. انہیں خوشی اور حیرت ہی اس قدر تھی. قبیلے کے سردار نے رات ہی کہہ دیا تھا کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی یہاں سے چلے جائیں گے، اور پھر سورج نکلنے سے پہلے ہی
कलंदरों की वो सारी झुग्गियां उखड़ने लगी। लालू भी उनमें शामिल था। गधे, घोड़े और हजरों पर सामान लादकर वो चल पड़े। जिस वक्त सूरज की रोशनी फैल रही थी, वो रामगढ़ के पास से गुजर रहे थे। अब वो जिंदगी नहीं रही थी। मौत ने सब कुछ तबाह कर दिया था। इंसानी खून की बू हर तरफ फैली हुई थी। जली हुई लाशों के साथ हर घर जल चुका था। वो हवेली जहां उन्होंने 3 दिन तक खाना खाया था, वो आज खंडर बन चुकी थी। ना जाने क्यों पारसा ने इस बच्चे के चेहरे पर देखकर रामगढ़ को देखा। मौत भी जिंदगी ही इसे देखी जा सकती थी। मौत भी जिंदगी ही से देखी जा सकती थी। वो रामगढ़ से आगे निकल गए। उनके पास हमकती हुई जिंदगी थी। नया पैराग्राफ। मंजर अचानक ही बदल गया। जमाल और जसपाल साकित थे और ये सब देख रहे थे। उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे वो भी इसी मंजर के किरदार हों। वक्त तेजी से 9 बरस आगे गुजर गया। वो मंजर एक गांव का था। वो पूरी तवज्जो से इस नए मंजर को देखने लगे। नया पैराग्राफ। वो गर्मियों की दोपहर थी। गर्मी और हबस ने हर जी रूह को साए तले पहुंचा दिया था। ऐसे वक्त में लालू कलंदर झुके हुए शानों और बोझल कदमों से खेतों में बने रास्ते पर चला जा रहा था। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपनी सारी कुव्वत सर्फ करके आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा था। बूढ़े कलंदर का बुरा हाल था। उसके बोसीदा कपड़े फटे हुए थे, सर के बाल बिखरे हुए और गर्द आलूद थे। होंठों पर पपड़ी जमी हुई थी। उसका सांस फूला हुआ था। वो बहुत लागर दिखाई दे रहा था। उसके पास बंदर और कुत्ता था। उसके पीछे पीछे एक छोटा सा लड़का भी चला आ रहा था, जो चेहरे से बहुत भोला और मासूम दिखाई दे रहा था। लेकिन भूख और गुर्बत की अपनी एक छाप होती है जो उसके चेहरे पर फैली हुई थी। उसने ऊपरी कमीज पहनी थी जो जा बजा फटी हुई थी। नीचे उसने कुछ नहीं पहना हुआ था। पैरों से भी नंगा था। लंबे लंबे बिखरे हुए बाल मट्टी से अटे हुए थे। लालू कलंदर ने दूर ही से कुआं देख लिया था और उसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा था। उसे उम्मीद थी कि अगर रोटी ना भी मिली तो कम से कम झुलसा देने वाली दोपहर तो वहीं गुजर जाएगी। पीने को पानी मिल जाएगा। वो कुआं सरदार हीरा सिंह ढल्लों का था, जिसका शुमार गांव के उन लोगों में होता था जिन्हें फकत अपनी मेहनत मजदूरी से गरज हुआ करती थी। जिला जालंधर की तहसील निकतौर के करीब गांव ओगी भी उनका गांव शुमार होता था, जहां फसलें शादाब और किसान खुशहाल थे। 2 दरियाओं के पाट में आबाद ये इलाका वैसे भी जरखेज था। सरदार हीरा सिंह ढल्लों ने यहाँ इस गांव में आकर जो थोड़ी सी जमीन बनाई थी, वो इसी में से एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। वो अपनी मेहनत करता और खुशहाल था। उसकी शादी हो चुकी थी। उसके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा कुलविंदर सिंह, जिसकी अभी मसें भी नहीं भीगी थी। वो कुआं सरदार हीरा सिंह ढल्लों का था, जिसका शुमार गांव के उन लोगों में होता था जिन्हें फकत अपनी मेहनत मजदूरी से गरज हुआ करती थी। जिला जालंधर की तहसील निकदर के करीब गांव ओगी भी उन गांव में शुमार होता था जहां फसलें शादाब और हर किसान खुशहाल था। 2 दरियाओं के पाट में आबाद ये इलाका वैसे भी जरखेज था। सरदार हीरा सिंह ढल्लों ने यहाँ इस गांव में आकर जो थोड़ी सी जमीन बनाई थी, वो इसी में एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा था और अपनी मेहनत करता और खुशहाल था। उसकी शादी हो चुकी थी। उसके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा कुलविंदर सिंह था, जिसकी अभी मसें नहीं भीगी थी। सरदार हीरा सिंह अपने कुएं के पास दरख्तों तले चारपाई पर बैठा हुआ था। कुछ देर पहले ही उसने बैलों की जोड़ी को बांधा और अब खुद आराम करने की गरज से लेटा ही था कि उसे दूर खेतों के पास से एक कलंदर आता हुआ दिखाई दिया। कुछ ही देर के बाद वो कलंदर
वहीं आ गया और उसके पास जमीन पर बैठ गया। बच्चा भी उससे जरा फासले पर बैठा तो जानवर भी बहते हुए पानी में जाकर बैठ गए। उसने गठरी जमीन पर रख दी थी। उसे सांस चढ़ा हुआ था जो बहाल नहीं हो रहा था। वो आंखें बंद किए सांस बहाल करने की कोशिश में था। उसकी कमजोर हालत देखकर सरदार हीरा सिंह ढल्लों को बहुत तरस आया। उसने नर्म लहजे में पूछा, ओ बाबा, खैर तो है? ठीक तो है ना तू? नहीं सरदार, मैं ठीक नहीं हूँ। बस किसी वक्त ये सांसें खत्म हो जा सकती हैं। बहुत मुश्किल में हूँ, कलंदर ने उखड़ी हुई सांसों में बताया। क्या मुश्किल है तुझे? हीरा सिंह ने पूछा। मुश्किल ही मुश्किल है। मेरा बदन मेरा साथ नहीं दे रहा है। न जाने कब कहाँ मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। बस ये मेरा बच्चा है, मैं सोचता हूँ इसका क्या बनेगा। कलंदर ने तेज सांसों में कहा। क्या तेरा कोई नहीं है? तेरा कबीला, कोई रिश्तेदार, कोई भी नहीं है? हीरा सिंह ने हैरत से पूछा। कबीला भी था और एक बीवी भी थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। कबीला भी बिछड़ गया, बस मैं अकेला हूँ, कलंदर ने कहा और खामोश हो गया। वो अब सरदार को क्या बताता कि उसके अपने कबीले वालों ने उसे अलग कर दिया था। उन्होंने इस बच्चे को कबूल ही नहीं किया था। रीछ, कुत्तों और बंदरों को अपनी उंगली पर नचाने वाले इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। खुद उसने इस बच्चे को भी काम नहीं सिखाया। बच्चा ही ऐसी सलाहियतों वाला था कि बजाय इसे कुछ सिखाने के, रीछ, बंदर और कुत्ते इसके इशारों पर नाचते थे। ये कोई मामूली बात नहीं थी। बहुत डर गया था। बच्चे की फितरत में ऐसा था। ऊपर से इसके कबीले वालों ने न सिर्फ बच्चे को कबूल नहीं किया, बल्कि हाँ इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ली। जैसे ही उसकी बीवी पारसा अगले जा सुधारी, कबीले वालों ने भी उसे नजरअंदाज करने लगे। कलंदर दर बदर फिरता एक इलाके से दूसरे इलाके में जाता हुआ यहाँ आ गया था। रोटी खाएगा? हीरा सिंह ने पूछा। भूख तो लगी है, पर जाता हूँ, गांव में कहीं न कहीं से रोटी मिल जाएगी। बस ये जरा धूप डले और थोड़ी देर सांस ले लूं। कलंदर ने कहा। यार बात सुन, भूखा तो मैं भी हूँ, मेरी रोटी नहीं आई अभी तक। बंदा रोटी लेने गया हुआ है, अभी आ जाता है तो खाते हैं। हीरा सिंह ने कहा तो कलंदर ने सर हिला दिया। बच्चा शायद थका हुआ था, इसलिए साया मिलते ही जमीन पर लेट गया और थोड़ी देर बाद सो गया। सरदार हीरा सिंह और लालू कलंदर यूं ही वक्त गुजारी के लिए बातें करने लगे। किधर का है तू? हीरा सिंह ने उससे पूछा। मुझे नहीं पता, जब से होश संभाला है सफर ही में है। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि हम कहाँ कहाँ तक गए। लालू कलंदर ने खड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। कैसी जिंदगी है यार ये भी, हमेशा सफर में रहना, आज यहाँ तो कल वहाँ, और हम बैलों की जोड़ी की तरह यही घूम रहे हैं। हीरा सिंह ने कहा। जैसे रब रखे वैसे रहना पड़ता है। मैंने कब कहा था कि मैं कलंदर बनूं? बस बन गया। मैं अगर किसी बादशाह के घर पैदा हो जाता तो शहजादा होता। लालू ने तेज तेज सांस लेते हुए कहा तो हीरा सिंह को दूर से अपना मुलाजिम आता हुआ नजर आया। ले भाई, मुझे लगता है रोटी आ गई, तू मुंह हाथ धो ले और इस बच्चे को भी उठा। हीरा सिंह ने कहा और खाल के पास जाकर मुंह हाथ धोया। मुलाजिम खाना लेकर पहुंच गया तो हीरा सिंह ने उससे पूछा, क्यों देर हो गई थी तुम्हें? सरदार जी, अब बस कुछ दिन देर से रोटी खाया करेंगे आप। आपके घर में बेटी पैदा हुई है, मुलाजिम ने कहा तो हीरा सिंह बोला, ओए शाबाश भाई, सिखनल धी आई है। 3 बहनों की अकेली बहन, 3 भाइयों की अकेली बहन। चल, उसका नाम ही सुखजीत कौर रख देते हैं। ये कहकर उसने रोटी अपने सामने रखी। आधी रोटियां और सालन लालू कलंदर और बच्चे को दे दिया और उन्हें दूसरी चारपाई पर बैठने को कहा। वो सब खाना खाने लगे।
मुलाजिम ने उनके पास पानी रख दिया। खाना खाकर वो आराम करने के लिए लेट गए। मुलाजिम अपना काम करने लगा और वो सो गए। दोपहर से जरा पहले सरदार हीरा सिंह उठकर खेतों की तरफ निकल गया। मुलाजिम भी कहीं काम कर रहा था। बच्चा भी उठकर बंदर और कुत्ते के साथ खेल रहा था, और जबकि लालू कलंदर जिस करवट लेटा था उसी करवट पड़ा रहा। काफी देर बाद जब सरदार हीरा सिंह वापस आया तो उसने लालू कलंदर को गौर से देखा और फिर उसे उठाया, लेकिन वो बेजान था। उसकी रूह परवाज कर गई थी। हीरा सिंह ने एक तवील सांस ली और खेलते हुए उस बच्चे को देखा, जिसे ये खबर ही नहीं थी कि उसके साथ क्या बीत गई है। हीरा सिंह को उस बच्चे पर बहुत तरस आया। हीरा सिंह ने उसी वक्त अपने मुलाजिम को बुलाया और लालू कलंदर की नाश को बैलगाड़ी पर रखकर गांव की जानिब चल दिया। वो बच्चा फटी फटी निगाहों से अपने बाप को देख रहा था। उसे ये अच्छी तरह शऊर था कि आज के बाद वो अपने बाप को कभी नहीं देख सकेगा, क्योंकि ऐसा ही उसकी माँ के साथ हुआ था। वो फिर कभी वापस नहीं आई थी और ना कभी उसने अपनी माँ को देखा था। बाप के बिछड़ जाने का उसे शदीद दुख था, लेकिन उसकी आंख में आंसू नहीं था। लालू कलंदर की नाश गांव में हीरा सिंह के घर के सामने रख दी गई। वहां चौराहा था जिसके दरमियान में बड़ का दरख्त था और इसके नीचे लोग बैठे रहते थे। उसे तकिया कहते थे। वहां हर मजहब का बंदा आता था। हीरा सिंह के घर के सामने अहमद बख्श पंच का घर था। वहां तकिए पर इस वक्त ये मसला दरपेश हुआ कि क्या लालू कलंदर की नाश को जलाया जाए या फिर दफन किया जाए। वो सिख था, हिंदू था या मुसलमान, कौन था वो? अगरचे ये मसला उसे नहलाते वक्त हल हो सकता था, लेकिन उसे नहलाए कौन? तभी गांव के एक मुसलमान बुजुर्ग अहमद बख्श पंच ने उस बच्चे को अपने सामने खड़ा करके पूछा, बता बेटा, तेरा बाप भगवान को मानता था, वाह गुरु को मानता था या फिर अल्लाह को? पता नहीं जी। वो जिसके घर से मांगता था उसी को दुआएं देता था। हिंदू के घर से मांगता था तो कहता था भगवान तुझ पे कृपा करे। सिख उसे कुछ देता तो कहता रब तेरा भला करे। मुसलमान देता तो कहता अल्लाह तुझ पर करम करे। बच्चे ने मासूमियत से कहा तो अहमद पंच ने अपने इर्द गिर्द खड़े लोगों को देखकर मुहातिब करते हुए कहा, देखो भाइयों, ये बात तो समझ में नहीं आती। या तो इस कलंदर की नाश को देख लो, या फिर जो बंदा भी इसकी जिम्मेदारी लेता है वो अपने मजहब के मुताबिक इसकी आखिरी रसूमात पूरी कर दो। तभी एक शख्स ने इस बच्चे की फटी हुई कमीज के आगे वाला पल्लू उठाते हुए बोला, पर ये बच्चा तो मुसलमान है। इसकी तस्दीक करने पर अहमद पंच ने खुद जिम्मेदारी ले ली। उसने गांव के उन मुसलमानों से कहा जो वहीं खड़े थे कि इस नाश को पूरे एहतराम से दफनाया जाए। सो फौरी तौर पर उसे गुस्ल दिया गया। कफन का इंतजाम भी उसी ने किया और मगरिब की नमाज के बाद गांव की मस्जिद में उसकी नमाज जनाजा पढ़ी गई। फिर उसे गांव से बाहर कब्रिस्तान में दफना दिया गया। लालू कलंदर इस दुनिया से चला गया। उस बच्चे की रात हीरा सिंह के मेहमान खाने में गुजरी, लेकिन इससे पहले उसे नहलाया गया। कलविंदर सिंह के कपड़े उसे पहनाए गए। जब वो दफना कर आ गए तो उसे खूब खाना खिलाया गया। फिर जो वो सोया तो सुबह जागा। न जाने इतनी मीठी नींद उसे कैसे आ गई थी। अगली सुबह जब वो नाश्ता कर चुका तो कलविंदर सिंह अपने बापू हीरा सिंह के पास आया और बोला, बापू, मैंने इससे इसका नाम पूछा तो इसने बताया ही नहीं। कहता है बस मुझे काका कहकर पुकारते हैं। इसका कोई नाम तो होना चाहिए। हाँ पुत्र, इसका कोई नाम तो होना चाहिए, पर ये मुसलमान है। अब हम क्या नाम रखें यार? कोई सा भी रख लें, कलविंदर सिंह ने कहा। लफ्ज इसके अभी मुंह में ही थे कि उसे घर के दरवाजे पर अहमद बख्श पंच आता हुआ दिखाई दिया। वो करीब आया तो हीरा सिंह ने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया और चारपाई पर बैठने का इशारा करते हुए बोला, आए भाजी बैठे।
میں کھیتوں کی طرف جا رہا تھا کہ مجھے خیال آیا، وہ کل لالو قلندر کے ساتھ جو بچہ تھا، کیا کرنا ہے اس کا؟ احمد بخش پنچ نے پوچھا۔ کرنا کیا ہے، ادھر رہے گا ہمارے پاس، یا جیسا آپ مناسب خیال کریں۔ ہیرا سنگھ نے کہا تو اتنے میں ہیرا سنگھ کی بیوی لسی کا گلاس لے کر آ گئی۔ اس نے احمد بخش پنچ کو گلاس تھماتے ہوئے کہا، بھاجی، یہ بچہ بہت معصوم اور بھولا سا ہے، وہ تو لگتا ہی نہیں اس لالو قلندر کا ہوگا، پر کیا کریں، وہ ہے ہی اس کا، قلندر کا پتر قلندر۔ ہیرا سنگھ نے کہا، برا مت ماننا ہیرا سنگھ، تم اسے رکھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پر وہ مسلمان بچہ ہے، میں کہتا ہوں جہاں 4 دوسرے ہیں وہاں 5واں یہ بھی صحیح۔ احمد بخش پنچ نے بہت عقل مندی سے اپنی بات کہہ دی تھی۔ ایک تو وہ اسے یہ سمجھا دیا تھا کہ مسلمانوں کے بچوں کو مسلمانوں ہی کے گھر میں رہنا چاہیے، اور دوسرا وہ اس بچے کو اپنا بیٹا بنا کر رکھے گا، کوئی نوکر جا کر نہیں۔ ہیرا سنگھ اس کی بات سمجھ گیا، اس نے فوراً ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جیسے آپ کی مرضی بھاجی، میرے گھر میں رہے یا آپ کے گھر میں ایک ہی بات ہے، آمنے سامنے گھر ہے، ہم سب اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ اس نے بھی احمد بخش پنچ کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ وہ بھی اس بچے کی نگہبانی کرتے رہیں گے۔ بلاؤ اس کو کہاں ہے؟ احمد بخش پنچ نے کہا تو کلوندر بھاگ کر گیا اور اسے لے آیا۔ واپس آتے ہی اس نے احمد بخش پنچ سے وہی سوال کیا جو وہ اپنے باپو سے کر چکا تھا۔ تبھی احمد بخش پنچ نے کہا، ہاں سوچتے ہیں اس کا نام۔ پھر اس بچے کو اپنے پاس بلا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس سے پوچھا، اب ہم اپنے گھر چلیں؟ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر چلا گیا۔ اصل میں احمد بخش پنچ کی بیوی بھاگا مائی نے جب اس بچے کو دیکھا تھا، اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اس کا پتر بن جائے۔ ساری رات وہ اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ صبح نور کے تڑکے وہ بیٹھی رو رہی تھی کہ احمد پنچ نے حیران ہو کر اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو بھاگا مائی نے اسے اپنے دل کا حال کہہ دیا۔ جہاں وہ اپنے اندر کی ممتا سے مجبور ہو گئی تھی، وہاں اسے وہ اپنی فرمان کی بھی پیروی کر رہی تھی کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والا بخش دیا جائے گا۔ پھر اسے بچے پر بڑا ہی ترس آیا تھا۔ احمد بخش پنچ نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اس بچے کو لے آنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس نے بچے کو جیسے ہی بھاگا مائی کے سامنے کیا، اس نے اپنی دونوں باہیں پھیلا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تبھی بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، میرا خوشی محمد، چلیے مسئلہ بھی حل ہو گیا، اس کا ابھی تک کوئی نام ہی نہیں تھا، تو نے اسے نام دے دیا۔ یہ کہہ کر اس نے ہیرا سنگھ کے گھر میں ہونے والی بات بتا دی۔ ہاں بس اس کا نام خوشی محبت ہی ہے، یہ میرا 5واں پتر ہے، بھاگا مائی نے کہا اور اسے اپنے ساتھ لگا دیا۔ خوشی محمد بھی اس کے ساتھ یوں لگ گیا جیسے اسے اپنی ماں مل گئی ہو۔ نیا پیراگراف۔ یہ برصغیر کا وہ دور تھا جب دوسری جنگ عظیم ختم ہونے کے لگ بھگ 1 برس گزر گیا تھا۔ تحریک آزادی اپنے زوروں پر تھی۔ احمد بخش پنچ بہت سمجھدار آدمی تھا۔ اس کے 3 بھائی مزید تھے، فتح محمد عرف فتو، غلام محمد عرف غلہ اور محمد بخش عرف مندو۔ یہ تینوں بھائی ایک جٹ تھے۔ خوشحال زمیندار ہونے اور پنچ ہونے کی وجہ سے وہ وہاں اوگی پنڈ میں لمبے آندھی پتی والے مشہور تھے۔ اوگی پنڈ میں جو زمین تھی وہ تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ زمین تقسیم در تقسیم ہوتی ہوئی لوگوں کے پاس تھوڑی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ احمد پنچ نے سوچا تھا کہ اس کے اپنے 4 بیٹے ہیں اور اب 5واں خوشی محمد بھی آ گیا ہے۔ اسی طرح بھائیوں کے بھی بیٹے ہیں۔ زمین جب تقسیم ہوئی تو کچھ بھی نہیں رہیں گی، پھر کیا ہوگا؟ اور اس کی اولاد اس تقسیم کے بعد کہاں سے کھائے کمائے گی؟ احمد بخش پنچ کو یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ نواب آف بہاولپور نے
1927 سے آبادکاری کا نظام بنایا ہوا ہے، جس کے تحت جو جتنی چاہے الاٹمنٹ کروا لیتا، زمین آباد کرتا تو اسے وہ زمین مل جاتی۔ اس کے اپنے گاؤں اوگی سے اور آس پاس کے گاؤں سے کافی لوگ وہاں چلے گئے تھے، انہیں زمین مل گئی تھی۔ وہاں سب سے بڑا مسئلہ زمین کی آبادکاری کا تھا۔ بے آب ہو گیا زمین کو لہلہاتے کھیتوں میں تبدیل کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ احمد بخش پنچ نے ایک دن اپنے بھائیوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی۔ کافی دیر بحث و تمہیز کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ احمد بخش خود اور فتح محمد دونوں وہاں چلے جائیں اور دو بھائی ادھر ہی رہیں۔ جب وہاں زمین کی الاٹمنٹ ہو جائے گی تو یہ بھی ادھر ہی آ جائیں گے۔ خوشی محمد کے تقریباً 2 سال اس گاؤں میں گزرے۔ اپنے بھائیوں سے زیادہ اس کی کلوندر سنگھ کے ساتھ بنتی تھی۔ دونوں سارا دن کھیلتے، کبھی ہیرا سنگھ کے کنویں پر اور کبھی لمیاتی پتی میں وقت گزرتا۔ دونوں ہی اپنے پاس گلیل رکھتے تھے، سارا دن پرندوں کا شکار کرتے رہتے۔ کھانا پینا اچھا ملا تو خوشی محمد نے خوب رنگ ڈھنگ نکالا، تب ایک دم اسے وہاں سے جانا پڑا۔ اسے کلوندر سنگھ کا ساتھ چھوٹ جانے کا بہت دکھ تھا۔ پہلے احمد بخش پنچ اور فتح محمد ریاست بہاولپور آئے، وہاں بات چیت کی، لوگوں سے ملے اور ایک دن پلٹے تو دونوں اپنی بیویوں اور بیٹوں سمیت بہاولپور روانہ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔